हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि अपन ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एल्डर सी उस स्वॉर्ड के बारे में उन दोनों को बता रहे होते हैं। और फिर एल्डर सी कहता है, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले बोला था कि मैं तुम्हारे लिए डिफेंस वेपन लेके आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए यही डिफेंस वेपन लेके आऊँ। फिर वांग टैंग कहता है, हाँ एल्डर सी, मेरे को याद है, प्लीज़ आप ये स्वॉर्ड मेरे को दे दीजिए, मैं इस स्वॉर्ड का और भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाऊँगा। और फिर एल्डर सी होते हुए स्वॉर्ड बाइमो को देखे कहते हैं, बाइमो ये स्वॉर्ड तुम रखो, मुझे लगता है कि तुम इस स्वॉर्ड का ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाओगे। बाइमो भी उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है, सच में एल्डर सी, ये तो स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इस स्वॉर्ड से बड़ी आसानी से सीक्रेट रिलम में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और फिर वांग टैंग कह रहा था, मास्टर मेरा क्या, आप मेरे लिए भी तो स्वॉर्ड दीजिए। और फिर एल्डर सी उसको कह रहे हो, देखो वांग टैंग, अभी मेरे पास सिर्फ एक ही स्वॉर्ड थी, तुम्हारा सीनियर ब्रदर बाइमो वो तुम्हें आसानी से प्रोटेक्ट कर लेगा। अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए भी स्वॉर्ड लेके आ जाऊँगा। बाइमो कहता है, हाँ मास्टर आप सही कह रहे हो, मैं इस स्वॉर्ड की हेल्प से बड़ी आसानी से अपने जूनियर ब्रदर वांग टैंग को प्रोटेक्ट कर लूँगा। वांग टैंग कहता है, क्या तो सच में ऐसा लगता है तू मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है? मेरे को तेरी प्रोटेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर एल्डर सी कहता है, चलो ठीक है, अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। और वह दोनों एल्डर सी के साथ जाने लगते हैं। वह थोड़ी देर बाद किसी दूसरी जगह पे आ जाते हैं। बाइमो कह रहा होता है, मास्टर आखिर ये हमारे सामने ये क्या चीज़ है? फिर एल्डर सी उसके बारे में बताते हुए कह रहे होती है, स्पिरिचुअल लिक्विड है जो तुम्हारे मास्टर ने तुम दोनों के लिए प्रिपेयर की है। बाइमो कहता है, क्या स्पिरिचुअल लिक्विड मास्टर, ये क्या होती है? क्या आप इसको और अच्छे से मेरे को समझा सकते हो? और फिर एल्डर सी समझाते हुए कह रहा होता है, मैंने इन दोनों ट्राइपॉड में स्पिरिचुअल लिक्विड भरी हुई है, मैंने इसमें काफ़ी सारे जड़ी बूटी डाली है और ये काफ़ी साल लगे हैं मेरे को ये सब बनाने में। तुम अगर इसके अंदर बैठ के कल्टिवेशन करोगे तो तुम्हारी जो कॉन्शसनेस वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वांग टैंग कहता है, क्या मास्टर, क्या ये लेजेंडरी स्पिरिचुअल लिक्विड है? ये तो वही स्पिरिचुअल रूट है ना जिसके अंदर कल्टिवेशन करने से हमारी कॉन्शसनेस बढ़ जाती है। एल्डर सी कहता है, हाँ वांग टैंग तो बिल्कुल सही कह रहे हो, सच में तुम ग्रेट फैमिली से होने के लायक हो क्योंकि तुम्हारे पास हर एक चीज़ की नॉलेज रहती है। और ये बात जान के वांग टैंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर एल्डर सी बताते हुए कह रहे होते हैं, ये स्पिरिचुअल लिक्विड तुम्हारी कॉन्शसनेस को इम्प्रूव करेगी, साथ ही में तुम्हारी कल्टिवेशन बेस को स्ट्रॉन्ग करेगी और तुम्हारी जो बॉडी की फिजिक्स है उसको भी और ज़्यादा अच्छी कर देगी। वांग टैंग कह रहा होता है, अगर मैं इसके अंदर बैठ के कल्टिवेशन करूँगा तो मेरी जो स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सच में एल्डर सी, आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं आपका डिसाइपल बन गया। और फिर एल्डर सी कह रहा होता है, ठीक है अब तुम दोनों इसके अंदर जाओ। वांग टैंग भागते हुए कह रहा होता है, जल्दी से मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं तो एल्डर सी इसमें भी पहले बाइमो को अंदर भेज देंगे। फिर एल्डर सी वांग टैंग को रोकते हैं और कहते हैं, वांग टैंग रुको, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा वाला ये नहीं है, तुम्हारा वाला दूसरा है। वांग टैंग कहता है, क्या मास्टर, मेरा वाला दूसरा है? और क्या इन दोनों स्पिरिचुअल लिक्विड में दोनों अलग अलग है? तो अलग है तो बताइए फिर मेरा इनमें से कौन सा है? फिर एल्डर सी बताते हुए कह रहे होते हैं, हाँ इन दोनों में अलग अलग लिक्विड है, तुम्हारा वाला लिक्विड वो 1000 साल पुराना है और बाइमो वाला जो लिक्विड है वह 10,000 साल पुराना है। तुम सिर्फ 1000 साल पुराने वाले में जाओ, बाइमो वाले में तुम मत जाओ। ये बात जान के वांग टैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस बेचारा वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों अंदर बैठ के कल्टिवेशन कर रहे होते हैं। एल्डर सी उन दोनों को कहता है, मुझे बताओ तुम दोनों को कैसा फील हो रहा है? वांग टैंग कह रहा होता है, एल्डर सी मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरी जो कॉन्शसनेस वो पहले से और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है और मैं चीज़ों को और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से देख सकता हूँ। फिर एल्डर सी कह रहे होते हैं, हाँ वैसे भी तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें कुछ तो फायदा हुआ है। इंसेंट टाइम में एक पर्सन था जिसने अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया जिससे कि उसको कोई भी पर्सन इतनी आसानी से नहीं हरा पाता था। और बाइमो वैसे मुझे बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? फिर बाइमो कहता है, जी मास्टर मेरा भी सेम वांग टैंग की तरह है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मेरी भी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो बढ़ चुकी है। और वह अपने मन में सोच रहा होता है, सीटीआर मैं तो काफ़ी देर से प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ बट मेरे को तो यहाँ पे कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ये तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो एप्टीट्यूड वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। फिर एल्डर सी कह रहे होते हैं, देखो आज मैं तुम्हें एक न्यू स्किल के बारे में बताने वाला हूँ, इस स्किल को हर कोई प्रैक्टिस नहीं करता क्योंकि इस चीज़ को वही प्रैक्टिस कर सकता है जो एक्सट्रीम स्टेज के परफेक्शन लेवल पे जा चुका हो और दूसरा ड्रैगन स्क्रिप्चर के परफेक्शन लेवल पे जा चुका हो। जब तुम इन दोनों के परफेक्शन लेवल पे चले जाओगे तो ही तुम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाओगे। इसका नाम है डिवाइन फोनिक्स स्क्रिप्चर। बाइमो कह रहा था, अच्छा मास्टर तो फिर आप मेरे को एक बजे मैं भी देखना चाहता हूँ इसको प्रैक्टिस करके। एल्डर सी कहते हैं, क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम इसे प्रैक्टिस करना चाहते हो? क्योंकि स्क्रिप्चर है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये तो हद से ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये होली लैंड में जो केओस स्क्रिप्चर है उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। जब मैं यंग था तो मैंने भी
ट्राई किया था बट मैं भी इस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाया। बाइमो कह रहा था बट फिर भी एक बार मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। और एल्डर सिंह कह रहा था अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं तुम दोनों को एक एक दे देता हूँ, तुम दोनों इसको प्रैक्टिस कर लेना। वांग टांग कह रहा था नहीं मास्टर, मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं इसे कर पाऊंगा, आप सीनियर ब्रदर को दे दीजिए, मुझे यकीन है कि सीनियर ब्रदर बाइमो वो जरूर इसको अच्छे से कर पाएंगे। और फिर जो एल्डर सी होते हैं वह यहाँ पे उसी स्किल की किताब को ले आते हैं और उस स्किल की किताब वो बाइमो के सर के ऊपर चल जाती है। उसमें से काफ़ी सारे मंत्र निकल के बाइमो की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। और वांग टांग उसको देख के क्या होता है, बाइमो मेरी तरफ से तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कि तुम इस स्क्रिप्चर को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। बाइमो क्या होता है, सिस्टम तुम पॉइंट का यूज़ करते रहो। जैसे ही उस स्क्रिप्चर के जो मंत्र होते हैं वो बाइमो की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। वो क्या होता है, भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जैसे जैसे मैं एफिफेनी पॉइंट का यूज़ करता जा रहा हूँ मुझे और भी ज़्यादा दर्द हो रहा है। सच में ये प्रोसेस तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वांग टांग बाइमो को देख के कह रहा होता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको ट्राई नहीं किया था। और वैसे भी मेरा जो स्पिरिचुअल लिक्विड है वह मेरी बॉडी में लगभग एब्जॉर्ब होने वाला है। जैसे ही ये सारी लिक्विड मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद मेरी कॉन्शियसनेस एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी और फिर मैं तुमसे और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। हमें बाइमो को दिखाया जाता है, बाइमो कह रहा था यार सच में जो डिवाइन फिनिक्स स्क्रिप्चर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, चाहे मैं पॉइंट का यूज़ कर रहा हूँ फिर भी मेरे को इसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। सिस्टम तुम पॉइंट का यूज़ करते रहो। और जैसे ही सिस्टम पॉइंट का यूज़ करता है और उसको और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है और उस किताब से जितने भी जो मंत्र होते हैं वह सभी बाइमो की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बाइमो को दिखाया जाता है, वो कहता है तो फाइनली मेरे को कुछ तो समझ आया और मेरी जो स्किन है वो अब आयरन की जैसे हो चुकी है। फिर ठीक है सिस्टम तुम ऐसे ही पॉइंट का यूज़ करते रहो। और सिस्टम ऐसे ही पॉइंट का यूज़ करते हैं, उस किताब के जितने भी जो मंत्र होते हैं वह सभी मंत्र बाइमो की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। एल्डर सी भी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं बस बाइमो थोड़ा सा और, बस तुम थोड़ा सा और इसको कंप्रीहेंड कर लो, उसके बाद तुम इसे पूरी तरह से समझ पाओगे। फिर हमें बाइमो को दिखाया जाता है जिसके सर के ऊपर ना एक फीनिक्स बनने लगती है और फिर बाइमो के वहाँ पे एक फीनिक्स जैसे पंख निकल आते हैं। बाइमो उस पोर्ट से बाहर निकल के हवा में उड़ने लगता है। एल्डर सी ये देख के पूरी तरह से हैरान कहते हैं क्या ये तो डिवाइन फिनिक्स की बॉडी है। अब मैं सारी चीजें समझ चुका हूँ, अगर तुम डिवाइन फिनिक्स की बॉडी को चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें डिवाइन फिनिक्स के पंख को अवेकन करना होगा, उसी के बाद तुम डिवाइन फिनिक्स की बॉडी को उसको अवेकन कर पाओगे। वांग टांग भी उसको देख के कह रहा होता है आखिर ये हो भी कैसे सकता है, आखिर बाइमो ने इसको कैसे कर लिया। फिर हमें होली लॉर्ड और बाकी के उन दोनों एल्डर को दिखाया जा रहा है। बाइमो ने जी किया होता है उसकी बॉडी से एनर्जी निकल के आसमान तक जा रही होती है, वह भी लोग उस एनर्जी को देख लेते हैं। एल्डर सान कह रहा होता है आखिर एल्डर सी के प्लेस में ये सब चीजें क्या हो रही है। फिर एल्डर सुई कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, कुछ दिनों पहले वहाँ से ड्रैगन का ऑरा फील हो रहा था और आज यहाँ पे डिवाइन फिनिक्स का ऑरा फील होता है। फिर होली लॉर्ड कह रहा था ये सब बाइमो की वजह से हो रहा है, वो बाइमो मेरी उम्मीद से भी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। ऐसा लगता है कि एल्डर सी ने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे को डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है, शायद उस डिसाइपल की हेल्प से एल्डर सी इमोर्टैलिटी के रास्ते पे फिर से चले और वह इमोर्टैलिटी को अचीव कर ले। एल्डर सान एंड सुइन वो दोनों कह रहे होते हैं नहीं ये इम्पॉसिबल है कि एल्डर सुई या फिर बाइमो उन दोनों में से कोई भी इमोर्टल बॉडी को पूरी तरह से अवेकन कर ले, क्योंकि इस वर्ल्ड में आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने इमोर्टल बॉडी को अचीव कर लिया हो, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। फिर सीन शिफ्ट होता है बाइमो की ओर जो अभी भी बैठ के कल्टीवेशन किए जा रहा होता है, तो बाइमो कहता है तो फाइनली मैं अब इसको पूरी तरह से मैंने मास्टर कर लिया है। एल्डर से क्या होता है मेरे डिसाइपल तुम तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो, मेरे को तो तुमसे उम्मीद ही नहीं कि तुम ये ऐसी चीज़ें कर पाओगे। तुम्हारे पास अब स्ट्रॉन्ग फिजिक्स के साथ तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी है कि तुम किसी भी प्रकार के फायर से इम्यून हो, तुम्हें कोई भी प्रकार की फायर तुम्हें हार्म नहीं कर सकती है। बाइमो मैंने तो तुम्हें खुद बहुत ही ज़्यादा कम समझ लिया था, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो अब मेरे को बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। फिर बाइमो बताते हुए कह रहा होता है मास्टर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जो कॉन्शियसनेस वो पहले से और भी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। अब मैं जो पेड़ के आसपास की जो चीज़ें उनको और भी ज़्यादा डिटेल से देख सकता हूँ। एल्डर से कह रहा था ये तो सिल्क थ्रेड कॉन्शियसनेस है, ये विजन तब अपीयर होता है जब तुम कॉन्शियसनेस के एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच जाते हो। सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, अब मेरे को पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि तुम जरूर इमॉर्टल बॉडी को एक दिन अवेकन कर लोगे। वांग टांग कह रहा था मास्टर मेरे को भी ये फोनिक्स सीखना है, मेरे को भी फोनिक्स स्क्रप्चर सीखना है, आप मेरे को भी दो। भाई मोसो कह रहा था मेरे ब्रदर क्या हुआ, अभी तो थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आखिर तुम इसे क्यों सीख रहे हो। वांग टांग कह रहे तुम अपने आप से मतलब रखो, जब मैंने बोला ना कि मैं इसे सीखूंगा तो फिर मैं इसको जरूर सीखूंगा। और एल्डर से क्या था ठीक है वांग टांग जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो ठीक है, मैं
मैं तुम्हें भी इसकी एक स्किल की बुक दे देता हूँ, तुम इसको प्रैक्टिस करके तुम भी इसको सीख लेना। फिर हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है, जैसे कि आप लोग वांग टैंग को देख सकते हो, उसको देख के ऐसा लग रहा होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसने इतनी ज़्यादा उसको पेन हो रहा है कि वो उस पेन को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा। और फिर बाइमो उसके पास आके उसको चिढ़ाते हुए कह रहा है, मेरे ब्रदर वांग टैंग आखिर क्या हुआ, तुम यहाँ इसमें कहाँ तक सीख गए। मैं ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम इसमें कितनी प्रोग्रेस कर चुके हो, प्लीज़ मुझे बताओ ना, तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम इसमें कुछ तो सीख चुके होगे। वांग टैंग बताते हुए कह रहा होता है, मैं इसमें कुछ नहीं सीखा, ये कमीना बाइमो आखिर इसने कैसे किया होगा। और उसको बाइमो की ओर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में बाइमो को एक एफिफेनी पॉइंट देता है। फिर वहाँ पे एल्डर सी आ जाते हैं। एल्डर सी क्या करते हैं, तो आज वही दिन है, आज के दिन किंगलिंग सीक्रेट रिलम ओपन होने वाला है। मेरे हिसाब से तुम लोगों ने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली होगी। फिर वहाँ पे एल्डर सी का बर्ड आ जाता है। वो बर्ड एल्डर सी को मास्टर कहता है। एल्डर सी उस बर्ड को कह रहे होते, ये दोनों मेरे न्यूली रिक्रूटमेंट डिसाइपल है, तुम इन दोनों को किंगलिंग रिलम तब सेफली लेके जाओगे। और फिर एल्डर सी उन दोनों को इस बर्ड के बारे में बताते हुए कह रहे होते, ये बर्ड मेरा माउंट है, हम दोनों काफ़ी लंबे साथ है, ये बर्ड तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये तुम्हें सेफली किंगलिंग सीक्रेट रिलम तक वहाँ पे लेके जाएगा। फिर हमें बाइमो और वांग टैंग को दिखाया जाता है जो उस बर्ड के ऊपर बैठ के जा रहे होते हैं। बाइमो बर्ड से कह रहा होता है, अंकल बर्ड क्या आप मेरे को बताओगे कि आप मास्टर से कब मिले थे। और वो बर्ड बताते हुए कह रहा होता है, मैं बर्ड क्लैन से बिलोंग करता हूँ। बर्ड क्लैन में जब किंग की कंपटीशन हो रही थी तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं उसमें हार गया। मैं बहुत ही ज़्यादा घायल था, जिससे कि मेरे क्लैन वाले सभी लोगों ने मेरे को धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया। फिर अचानक से ये मास्टर आ गए, मास्टर ने मेरे को सेव किया, तभी से मैं मास्टर के साथ रह रहा हूँ। बाइमो कहता है, अच्छा ऐसा लगता है कि जो मास्टर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं। फिर बर्ड बताते हुए कहता है, हाँ मास्टर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, उनके लिए अभी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि खुद को ब्रेक थ्रू करना, क्योंकि उनकी जनरेशन के जितने भी लोग थे वह सभी ब्रेक थ्रू करके एंसेस्टर लेवल पे जा चुके हैं, जबकि जो मास्टर है वह अभी भी सेम लेवल पे अटके पड़े। उनकी जो लाइफ स्पैम वो भी कम होते जा रही है। बाइमो कहता है, क्या लाइफ स्पैम, आखिर वो क्यों कम हो रही है। फिर बर्ड बताते हुए कह रहा होता है, देखो मास्टर ने अपनी पूरी एनर्जी और लाइफ स्पैम इमोर्टल बॉडी को अचीव करने में लगा दिया, बट वह फिर भी उसे अचीव नहीं कर पाए। मुझे इस बात का डर है कि अगर मास्टर ने इमोर्टल बॉडी को अचीव नहीं किया तो फिर वो जरूर मारे जाएंगे। फिर वांग टैंग भी क्या करता है, हाँ इमोर्टल बॉडी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, सभी लोग हमारे मास्टर की बेइज्जती करते रहते हैं, सभी लोग उनकी बुराई करते रहते हैं। वो कहता है कि मास्टर बहुत ज़्यादा बेकार है, वह एकदम कचरे है, वह कभी भी इमोर्टल बॉडी को अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर बाइमो कहता है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि मास्टर अपनी लाइफ स्पैम को इंक्रीज कर सके। फिर वो बर्ड बताते हुए कहता है, हाँ इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, अगर मास्टर ने खुद को ब्रेक थ्रू करके इमोर्टल बॉडी को अचीव कर लिया तो ही उसके बाद लाइफ स्पैम में वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर वांग टैंग कहता है, नहीं मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि इमोर्टल बॉडी वह कभी अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इमोर्टल बॉडी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। आज से पहले किसी ने उसको अचीव ही नहीं किया, इमोर्टल बॉडी को कैसे अचीव करना है इसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। फिर वो थोड़ी देर बाद वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे किंगलिंग सीक्रेट रिलम होता है, और वो बर्ड उन दोनों को बताते हुए कह रहे थे, देखो हम किंगलिंग सीक्रेट रिलम पे आ चुके हैं, जब भी किंगलिंग सीक्रेट रिलम ओपन होता है तो वहाँ पर ब्लड स्टॉर्म आने लगता है। अपॉर्चुनिटी वगैरह तो ठीक है, बट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी लाइफ। अगर तुम्हें ऐसा लगे तुम्हारी लाइफ डेंजर में है तो फिर तुम उसी समय वहाँ से भाग के सबसे पहले अपनी लाइफ को बचाना है। बाइमो कह रहा होता है, अंकल बर्ड आपको मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहाँ से सेफली रहूंगा और सेफली वापस आऊंगा। बाइमो को देख के ली और सिस्टर यू वो दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं, तो बाइमो भी यहाँ पे आ चुका है। ये कमीना बाइमो ये बिल्कुल सही समय पे आके इस अपॉर्चुनिटी को ये भी गंवाना नहीं चाहता, और ली बाइमो के पास आते हुए कह रहा होता है, तो बाइमो आखिर तुम भी यहाँ पे आ चुके हो, लास्ट टाइम तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और तुमने मेरे को हरा दिया था, बट इस बार अगर तुम मेरे को सीक्रेट रिलम में मिले तो ध्यान रखना मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला हूँ। उसको देख के बाइमो अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इस बेवकूफ़ को हुआ क्या, ये मुझसे फालतू के पंगे क्यों लेने लगता है। और फिर बाइमो बर्ड से कह रहा होता है, अंकल बर्ड क्या यहाँ पे बाकी के जो होली सेक्ट के डिसाइपल है वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। वो बर्ड कहता है, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो होली सेक्ट के डिसाइपल यहाँ पे आ सकते हैं। वह अपने साथ स्पेस एंड टाइम के मैजिक वेपन लेके आएंगे, जिससे कि वह फोर्सफुली इस सीक्रेट रिलम को ओपन करके अंदर जा सके। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सीक्रेट रिलम ओपन होने लगता है, सभी लोग कहते हैं तो फाइनली सीक्रेट रिलम ओपन हो रहा है, अब हम अंदर जाएंगे। बट सीक्रेट रिलम जैसे ही ओपन हो रहा है तो वहाँ पे कुछ स्पेस में हलचल होने लगती है, सभी लोग आपस में बात करने लगता है, आखिर
आखिर ये स्पेस में क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कोई मेरे को समझाएगा। वो बर्ड बताते हुए कह रहा होता है या ये तो स्पेस क्रैक है, ऐसा लगता है कि जो बाकी के जो होली लैंड है वह सभी अपने डिसाइपल को फोर्सफुली इसके अंदर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वह स्पेस आर्टिफैक्ट की हेल्प से ये सब किए जा रहे हो। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। अब मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।